एटॉमिक साइज को डिस्कस करते हुए हम पहले एटॉमिक रेडियस पर या कोवलेंट रेडियस पर बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे आयनिक रेडियस के हवाले से। आयनिक रेडियस मतलब आयन का साइज, आयन का रेडियस। तो उसमें तो यही है कि आयन मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, वो भी स्फेरिकल समझा जाता है, और उसमें न्यूक्लियस और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के दरमियान एवरेज डिस्टेंस, न्यूक्लियस और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के दरमियान एवरेज डिस्टेंस हम क्यों कहते हैं, ये हम पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं। इस एवरेज डिस्टेंस को आयनिक रेडियस कहा जाता है। इस तरह से अगर मैं उसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करूं तो एक साइड से डिस्टेंस मालूम कर लिया, फिर दूसरी साइड से कर लिया, तीसरी साइड से, और इसी तरह से नंबर ऑफ वैल्यूज लेकर फिर उन तमाम वैल्यूज का एवरेज निकाल लिया। और हम बात कर चुके हैं कि इसके लिए हम एक्सरे को यूज करते हैं, बिकॉज एक्सरे की जो वेवलेंथ है वो एटॉमिक साइज से, एटॉमिक रेडियस से मैच करती है। तो डेफिनेशन के बाद हमें जो पहली चीज देखनी पड़ती है वो ये देखनी पड़ती है कि आयंस की टाइप दो तरह की होती है, एक पॉजिटिव आयन होता है और एक नेगेटिव आयन होता है। और ऑब्वियसली पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के दरमियान डिफरेंस तो मौजूद है क्योंकि इनकी फॉर्मेशन में फर्क है। तो हम वन बाय वन दोनों को डिस्कस करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कीटायन की, जो कि पॉजिटिव आयन होता है। हम जानते हैं कि पॉजिटिव आयन बनाने के लिए कोई एटम, लेट्स से कि ए है, वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो इलेक्ट्रॉन लूज करने के नतीजे में पॉजिटिव आयन बनेगा। फॉर एग्जांपल सोडियम, इसके पास टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन। और अगर मैं उसकी आपको कंफिगरेशन बता दूं तो कंफिगरेशन क्या हो जाएगी, 1s2 2s2 2p6 3s1। कंफिगरेशन हमारे पास ये हो जाएगी। नाउ ये क्या करता है, ये अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। और आप नोट करें, मैंने सिर्फ इलेक्ट्रॉन पर निशान नहीं लगाया, मैंने पूरे शेल पर निशान लगा दिया। मतलब ये तीसरा जो शेल है इसके अंदर, डायग्रामेटिकली इसको मैं लिखूं, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो जब वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो बेसिकली वो अपना शेल ही लूज कर देगा। तो सोडियम आयन बनेगा, और सोडियम आयन की कंफिगरेशन 1s2 2s2 2p6। तो इस तरह से ये पॉजिटिव आयन बनते हैं। तो पॉजिटिव आयन बनने के नतीजे में एक चीज जो बड़ी आसानी से समझी जा सकती है कि साइज डिक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि साइज नंबर ऑफ शेल पे डिपेंड करता है। अब पहले यहां पे 3 शेल थे, अब जब आयन बन गया है तो उसके पास सिर्फ रह गए 2 शेल। तो 2 शेल होने की वजह से वो अपना साइज रिड्यूस कर जाएगा, कम कर जाएगा, नंबर 1। नंबर 2 कि प्रोटॉन 11 है, इलेक्ट्रॉन भी 11 थे, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो अब इलेक्ट्रॉन हो गए 10। तो अब आप देख सकते हैं कि प्रोटॉन का नंबर इलेक्ट्रॉन से भर चुका है। तो इसकी वजह से भी रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो न्यूक्लियर फोर्स है वो ज्यादा स्ट्रांगली एक्ट करती है। सो दोनों फैक्टर्स अपना रोल प्ले करते हैं, शेल का कम होना भी और प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन से भर जाना भी। तो दोनों फैक्टर के अपने अपने इफेक्ट की वजह से हम कहते हैं कि पॉजिटिव आयन यानी कीटायन का साइज अपने पेरेंट एटम से हमेशा छोटा होता है। तो इसको अगर हम समराइज करें तो दो बातें हमें लिखनी पड़ेगी। रिमेंबर, कीटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन द पेरेंट एटम। कीटायन अपने पेरेंट एटम में हमेशा छोटा होगा। पहली रीजन कि प्रोटॉन का नंबर इंक्रीज कर जाता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन।
इलेक्ट्रॉन्स। और दूसरी रीजन अगर आप कहेंगे तो वो आप ये कहेंगे कि नंबर ऑफ शेल रिड्यूस हो जाएंगे। इस तरह से बाज एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, बाज 2 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, बाज 3 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। तो बहुत आसानी से समझा जा सकता है कि जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज किए जाएंगे उतना ज्यादा जो है साइज रिड्यूस करेगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन की तादाद कम होने से प्रोटॉन की जो अट्रैक्शन होती है वो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से साइज कम हो जाता है। मिसाल के तौर पर यहां मैं अगर चने की इक्वेशन लिखूं, सोडियम की इक्वेशन लिखूं, वो है लिखी भी हुई है लेकिन एक दफा फिर देख लें। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है और एल्यूमिनियम ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। अब आप देखिए जरा, सोडियम के पास 11 प्रोटॉन है, मैग्नीशियम के पास 12 प्रोटॉन है, एल्यूमिनियम के पास 13 प्रोटॉन है। 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन, एक लूज कर दिया, अब इसके पास आएंगे 10 इलेक्ट्रॉन। 12 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन, 2 लूज कर दिए, 10 इलेक्ट्रॉन्स। 13 प्रोटॉन 13 इलेक्ट्रॉन, 3 लूज कर दिए, 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन तो इन तीनों में सेम है, 10 10 10, लेकिन प्रोटॉन सोडियम में 11 है, मैग्नीशियम में 12 है और एल्यूमिनियम में 13 है। तो प्रोटॉन जितने ज्यादा होंगे उसकी अट्रैक्टिव फोर्स भी उतनी ज्यादा होगी और उसके नतीजे में उसका साइज भी कम होगा। तो आप कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर एल्यूमिनियम विल बी द स्मॉलेस्ट आयन, उससे साइज ज्यादा होगा मैग्नीशियम आयन का और उससे ज्यादा होगा सोडियम आयन का। ये वो चीज है जिसे हम कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसो मतलब सेम और इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन, और स्पीशीज का मतलब आप जानते हैं केमिस्ट्री में स्पीशीज से मुराद कोई भी सब्सटेंस लिया जाता है। तो इन तीनों के अंदर इलेक्ट्रॉन सेम है, दैट इज व्हाई ये तीनों जो है ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कहलाती हैं। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में अगर हम केटाइन की बात करें तो ग्रेटर द पॉजिटिव चार्ज स्मॉलर द साइज। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ग्रेटर द पॉजिटिव चार्ज स्मॉलर द साइज। जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उतना ही उसका साइज कम हो जाएगा। अब ये सारी पॉजिटिव आयन के बारे में हमने डिस्कशन की। अब यही सारी बातें हम जरा नेगेटिव आयन के बारे में भी डिस्कस करते हैं कि नेगेटिव आयन यानी एनाइन जो है वो किस तरह से अपना साइज जो है वो चेंज करता है। उसमें कुछ मिसकंसेप्शंस भी आई होप कि मैं उन्हें क्लियर कर पाऊं। तो एनाइन के ऊपर बात करते हैं। पहले एनाइन बनता कैसे है? तो जब कोई एटम, लेट्स से हम लेते हैं एटम बी, वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इट बिकम नेगेटिव आयन। इलेक्ट्रॉन गेन करके वो नेगेटिव आयन बनेगा। लेट्स से कि हम बात करते हैं फ्लोरीन की। फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे 1s2 2s2 2p5। तो ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, नाउ इट बिकम फ्लोराइड आयन। तो नेगेटिव आयन क्यों आ, नेगेटिव चार्ज क्यों आया उस पर? वो नेगेटिव आयन बन गया, मतलब उस पर नेगेटिव चार्ज आया। क्यों आया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। तो अब उसकी कंफिग्रेशन क्या हो जाएगी? 1s2 2s2 2p6। तो यहां पे बात का ये मिसकंसेप्शन क्रिएट की जाती है कि इलेक्ट्रॉन के गेन होने से नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं। रिमेंबर कि ऐसा कभी भी नहीं होगा, इट्स नेवर हैपन। ये कभी भी नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन के गेन करने से नंबर ऑफ शेल बढ़ जाए। सिंपली ये है कि जब इलेक्ट्रॉन गेन किया जाता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज्यादा हो जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें 9 प्रोटॉन थे और 9 ही इलेक्ट्रॉन थे।
अब इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, नाउ इट हैज 10 इलेक्ट्रॉन। अब इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन प्रोटॉन तो नहीं। तो जब प्रोटॉन कम हो गए हैं, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए हैं, इलेक्ट्रॉन के साथ रिपल्शन होती है। तो अब चूंकि प्रोटॉन कम रह गए हैं, तो इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएगी और वो अपना इफेक्ट शो करेगी। सो द ओनली रीजन कि इसका साइज चेंज होगा, और चेंज किस तरह से होगा, इंक्रीज करेगा, बिकॉज रिपल्शन अब आ गई है। पहले अट्रैक्शन थी तो अट्रैक्शन साइज को कम करती है, अब चूंकि इलेक्ट्रॉन भर गई है तो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, तो उस वजह से साइज भरेगा। तो हमें ये पता लगता है कि एनाइन का साइज जो है वो अपने पेरेंट एटम, जिस एटम से वो बनता है, पेरेंट एटम से मुराद जिस एटम से वो बनता है, तो एनाइन का साइज अपने पेरेंट एटम से ज्यादा होगा। एनाइन का साइज अपने पेरेंट एटम से ज्यादा होगा, और वो क्यों ज्यादा होगा, बिकॉज जब एनाइन बनता है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और इलेक्ट्रॉन गेन करने से इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन आ जाती है या कहेंगे ज्यादा हो जाती है, और वो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा होने की वजह से साइज जो है वो ज्यादा कर देती है। तो इसको हम समराइज करते हैं उन्हीं चंद एक बातों के साथ कि एनाइन का साइज अपने पेरेंट एटम से ज्यादा होगा, और उसकी ज्यादा होने की वजह, अगर हम यहां पे 2 पॉइंट्स बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। क्या हुआ है कि अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ज्यादा हुए हैं, इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन दी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन की तादाद प्रोटॉन से बढ़ गई है, और उस वजह से आप कहेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ चुकी है। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की इंक्रीज करने की वजह से साइज इंक्रीज करेगा, तो एनाइन का साइज अपने पेरेंट एटम से हमेशा ज्यादा होगा। तो अब अगर हम आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की यहां बात करनी चाहें कि कोई एटम 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, कोई 2 गेन करता है, कोई 3 गेन करता है, तो बहुत आसानी से समझा जा सकता है कि जो 1 गेन करेगा उसका साइज तो भरेगा, जो 2 गेन करेगा उसका साइज और भरेगा, जो 3 गेन करेगा उसका साइज और बढ़ता जाएगा। सो एनाइन के लिए जब हम आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज पर बात करेंगे, तो एनाइन के लिए आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज पर जो रूल अप्लाई होगा वो किस तरह से होगा, लेट्स से कि हम कहते हैं नाइट्राइड, उसका साइज ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ऑक्साइड, और उसका साइज ज्यादा होगा एज कंपेयर टू फ्लोराइड। ठीक है, अब इसकी इक्वेशंस आप बनाएं और आप देखेंगे ये तीनों आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। सो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के हवाले से अगर नेगेटिव आयंस की बात की जाए, तो नेगेटिव आयंस में सबसे ज्यादा साइज उसका होगा जिसका चार्ज सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, पॉजिटिव आयन में साइज कम होता है, लिहाजा जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा उतना ज्यादा साइज कम होगा। नेगेटिव आयन में साइज बढ़ता है, लिहाजा जितना नेगेटिव आएगा उसके अकॉर्डिंगली साइज उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। तो यहां पे हमने इसको स्टडी कर लिया, हमारे सारे पॉइंट्स कवर हो गए। अब हम बात करेंगे ट्रेंड्स के ऊपर, पीरियोडिक टेबल में कैसे वेरी करता है। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर अगर हम बात करें अगेन पीरियड और ग्रुप के हवाले से, तो ग्रुप के अंदर तो हम जानते हैं कि ऑलमोस्ट तमाम एटम्स की जो चार्ज कैपेबिलिटी होती है, चार्ज कैपेसिटी होती है, वो सेम होती है। या तो सारे पॉजिटिव होते हैं या सारे नेगेटिव होते हैं, कुछ मिक्सचर भी है ग्रुप्स का, तो उन्हें हम फिलहाल स्किप कर सकते हैं। अगर हम बात करें ग्रुप नंबर फर्स्ट ए की और सेकंड ए की और ग्रुप नंबर 7 ए की, तो हम अपने इस कॉन्सेप्ट को बड़े आसानी से क्लियर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम फर्स्ट ए के अंदर बात करते हैं, तो फ्रॉम लिथियम टू सीजियम, तो बहुत आसानी से समझा जा सकता है कि टॉप टू बॉटम क्या होगा। चूंकि टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं, तो नंबर ऑफ शेल के बढ़ने की वजह से साइज जो है उसका बढ़ता जाएगा। और इसी तरह से अगर आप इसके मुकाबले पे 7A को लें, फ्रॉम फ्लोराइड टू आयोडाइड, तो नेगेटिव पॉजिटिव आयन हो चाहे नेगेटिव आयन, यहां पे भी अगर आप इसको देखेंगे तो साइज बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं। तो फ्लोराइड का साइज छोटा होता है, क्लोराइड का साइज बड़ा होगा, ब्रोमाइड का और बड़ा होगा, आयोडाइड का और बड़ा होगा। क्यों? फ्लोराइड में 2 शेल हैं, क्लोराइड में 3 है, ब्रोमाइड में 4 है, आयोडाइड में 5 है। सिमिलरली इसमें जो हमारे पास ये है लिथियम में 2 शेल हैं, उसके बाद सोडियम में 3 शेल हैं, पोटाशियम में 4 शेल हैं।
ठीक है, सॉरी मैं कह रहा हूँ कि जब पॉजिटिव आयन बनेगा तो बाहर वाला शेल जो है वो लूज हो जाएगा। लिथियम में एक शेल होगा, ठीक है, लिथियम में एक शेल होगा, सोडियम में 2 होंगे, पोटाशियम में 3 होंगे, रुबिडियम में 4 होंगे और सीजियम के अंदर 5 होंगे। आयन की बात हो रही है, एटम की बात नहीं हो रही, आयन की बात हो रही है। तो आयन में भी टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं और नंबर ऑफ शेल के बढ़ने की वजह से साइज जो है वो क्या करेगा, वो बढ़ेगा। तो आयन का कॉन्सेप्ट जो ग्रुप के अंदर है वो तो बहुत सिंपल है, लेकिन पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलते हुए हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। और प्रॉब्लम क्या फेस करना पड़ता है कि हम जानते हैं कि पीरियड में चार्ज सेम नहीं रहता। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ग्रुप नंबर 3 की, सोडियम से हम जाएं क्लोराइड तक, ठीक है, तो हम जानते हैं कि सोडियम पे पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव चलता है लेट्स से कि सिलिकॉन तक। वैसे तो सिलिकॉन पर भी बाज़ लोग नेगेटिव चार्ज भी बाज़ लोग वो कंसीडर करते हैं, तो चलिए हम पॉजिटिव कंसीडर कर लेते हैं। तो सिलिकॉन तक पॉजिटिव चला, उसके बाद फास्फोरस आ गया, तो फास्फोरस से आगे क्या चार्ज आ गया, नेगेटिव, ठीक है। तो ग्रुप के अंदर तो बिल्कुल सिंपल था, लेकिन पीरियड में लेफ्ट टू राइट चार्ज ही बदल जाता है, पहले पॉजिटिव है फिर नेगेटिव है, पहले पॉजिटिव और फिर नेगेटिव। अगर ये सिलिकॉन हमारे कंफ्यूजन करेगा तो हम इसको यहां से निकाल भी सकते हैं इस तरह से कि हम एल्यूमिनियम तक रख लेते हैं पॉजिटिव और सिलिकॉन से हम शुरू हो जाते हैं नेगेटिव, क्योंकि मोस्टली लोग इसको नेगेटिव ही कंसीडर करते हैं। इनफैक्ट कुछ बुक्स तो इसको जो है वो नॉन मेटल लिखती हैं, वैसे ये मेटल आयन है। तो ये कंफ्यूजन है कि पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन खैर अब इसको यहां पे खत्म करते हैं। तो पॉइंट ये है कि पीरियड में चलते हुए चार्ज सेम नहीं रहता, पहले पॉजिटिव है फिर नेगेटिव है, और हम पढ़ चुके हैं कि पॉजिटिव का ट्रेंड डिफरेंट है और नेगेटिव का ट्रेंड डिफरेंट है। लिहाजा जब आप साइज वेरिएशन चेक करेंगे तो साइज वेरिएशन कैसे आएगी, पहले साइज कम होगा क्योंकि पॉजिटिव आयन जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज लेगा साइज उतना ज्यादा कम हो जाएगा, लेकिन फिर अचानक से साइज बढ़ जाएगा। और साइज बढ़ जाएगा क्यों, क्योंकि पॉजिटिव की जगह पे अब नेगेटिव आ गया और नेगेटिव में चार्ज कम होगा तो साइज कम होता जाएगा। तो ये इस तरह से जिगजैग रिलेशन बनेगा, जिगजैग रिलेशन बनेगा। और ये आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं लेकिन दो इक्वेशन से, इससे भी और इससे, कि पॉजिटिव में जो चार्ज बढ़ता है साइज कम होता है और नेगेटिव में जो चार्ज कम होता है तो साइज कम होता है, ठीक है। तो पहले पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो साइज कम होगा, फिर पॉजिटिव की जगह पे नेगेटिव आ जाएगा, फिर नेगेटिव चार्ज कम होता जाएगा तो साइज क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो इस तरह से ये प्रोसेस जो है ये चलेगा। एंड फाइनली हम बात करेंगे इंटर आयनिक डिस्टेंस के ऊपर। इंटर आयनिक डिस्टेंस क्या होता है, आयन टू आयन जो हमारे पास एक कंपाउंड एग्जिस्ट करता है, लेट्स से कि ये पॉजिटिव आयन है, ये नेगेटिव आयन है, तो इनके न्यूक्लियाई के दरमियान जो डिस्टेंस होता है इसको हम कहते हैं इंटर आयनिक डिस्टेंस। और ये देखा गया है कि इंटर आयनिक डिस्टेंस एक एडिटिव प्रॉपर्टी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंटर आयनिक डिस्टेंस एक एडिटिव प्रॉपर्टी है। क्या मतलब कि इंटर आयनिक डिस्टेंस निकालने के लिए हमें सिंपली पॉजिटिव और नेगेटिव आयन का रेडियस जो है उसको प्लस करना पड़ता है। सो रिमेंबर कि इंटर आयनिक डिस्टेंस इज एन एडिटिव प्रॉपर्टी। कि सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव आयन का रेडियस मालूम हो तो उसको जमा करके हम आयन के दरमियान टोटल डिस्टेंस को मालूम कर सकते हैं। और ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। लेट्स से कि हमने एक पॉजिटिव आयन का साइज निकाल लिया है, फॉर एग्जांपल हमने पोटाशियम का साइज निकाल लिया है, तो पोटाशियम के कितने ज्यादा कंपाउंड होंगे, पोटाशियम ब्रोमाइड है, पोटाशियम क्लोराइड है, पोटाशियम सल्फेट है, पोटाशियम नाइट्रेट है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, वगैरह वगैरह। तो नेक्स्ट टाइम आपको पोटाशियम का साइज दोबारा मालूम करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ उसके काउंटर पार्ट का साइज मालूम करें और टोटल डिस्टेंस मालूम करें, तो पोटाशियम का साइज आप उसमें से माइनस करके
इनफैक्ट आपको काउंटर पार्ट का साइज मालूम करने की जरूरत नहीं है, इंटर आयनिक डिस्टेंस मालूम करने की जरूरत है। इंटर आयनिक डिस्टेंस मालूम कर ली, पोटाशियम का साइज आपको पहले मालूम है, तो इन टोटल डिस्टेंस में से पोटाशियम का डिस्टेंस निकाल लें, तो उसके जो दूसरा आयन होगा, चाहे वो क्लोराइड है, चाहे वो ब्रोमाइड है, हाइड्रोक्साइड है, सल्फेट है, उसका आप जो है वो साइज मालूम कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फिनोमिना है जिसको जो है वो समझना चाहिए। तो यहाँ पे हम इसको खत्म करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अगली वीडियो के साथ।